ये बच्चों आज की जो डायनेस्टी है उसका डेफिनेट ठीक है। तो आज की जो डायनेस्टी है बच्चों ध्यान देखिएगा, आज की जो डायनेस्टी है आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल के बारे में। किसके काल के बारे में? राजपूत काल। ठीक ना, ध्यान से देखिए, समझिएगा राजपूत काल। तो देखते हैं बच्चों, ध्यान सुनिए राजपूत काल। देखिए बच्चों ध्यान सुनिएगा, देखिए राजपूत काल को हम लोग कई नामों से जानते रहेंगे। जैसे राजपूत काल को राजपूत काल कहिए, या आप कह सकते हैं इसको पूर्व मध्य काल। क्या कह सकते हैं? पूर्व मध्य काल। दोनों में से चाहे जिस नाम से जानिए, हालांकि ये सबसे ज्यादा फेमस है राजपूत काल के नाम से। इसको हम लोग पूर्व मध्य काल के भी नाम से जानते हैं। इसका समय कब से कब तक है? तो राजपूत काल कब से कब तक चला? 800 से 1200 ईस्वी तक। ये कहां से कब तक चला है? 800 से 1200 ईस्वी तक चला। ठीक, ऐसा माना जाता है बच्चों कि ये जो राजपूत काल है, राजपूत काल में 4 वंशों का उदय हुआ था। ध्यान से समझिएगा, 4 वंश कौन कौन सा है। पहला जो वंश इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, एक वंश प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? प्रतिहार वंश। यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं। प्रतिहार वंश के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक, आप वहां देख सकते हैं। उसके बाद जो इसकी अगली डायनेस्टी है बच्चों, प्रतिहार वंश के बाद जो इसकी नेक्स्ट डायनेस्टी है उसका नाम है बच्चों परमार वंश। कौन सा वंश? परमार वंश। ये परमार वंश आपको पढ़ाना है, आज पढ़ाएंगे। तीसरी डायनेस्टी है बच्चों इसका जो प्रतिहार वंश, परमार वंश। फिर अगली डायनेस्टी है चालुक्य वंश। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को किस नाम से जानते हैं? या सोलंकी वंश के नाम से। ध्यान सुनिएगा, सोलंकी। देखिए चालुक्य वंश भी वीडियो हम बना रखे हैं, आप YouTube पे देख सकते हैं। ठीक है। चौथी जो डायनेस्टी है बच्चों, उस डायनेस्टी का नाम है बहुत फेमस, ध्यान सुनो, चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान। ये बहुत फेमस डायनेस्टी चौहान। ध्यान सुनिए बच्चों, देखिए तो आप 4, ध्यान सुनो, राजपूत काल में कितनी डायनेस्टी पढ़ते हो? 4 डायनेस्टी। क्लियर? इन चारों डायनेस्टी में प्रतिहार आप पढ़ चुके हैं, चालुक्य वंश पढ़ चुके हैं। आज आपको 2 डायनेस्टी पढ़ाना है, एक सेकंड वाला जिसे परमार वंश कहते हैं, फिर एक फोर्थ वाला जिसे कौन सा वंश? चौहान वंश। ध्यान सुनो बच्चों, तो अब स्टार्टिंग करते हैं। आप सेकंड वाली डायनेस्टी देखेंगे परमार वंश। ठीक है, तो ध्यान से, परमार वंश बहुत छोटा है, हरकत देख लो। देखिए बच्चों परमार वंश, ध्यान समझिएगा। तो परमार वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान समझते जाइए। सबसे फेमस डायनेस्टी है चौहान वंश। इनका जो इनके बारे में बहुत विस्तार है, इनके बारे में लास्ट में बताएंगे क्योंकि इनका बहुत ही एक्सप्लेनेशन है। ये तो छोटा सा डायनेस्टी, इसको पढ़ा देते हैं। परमार वंश के संस्थापक कौन है बच्चों? ध्यान सुनिएगा, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र है। कौन है? उपेंद्र। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र है। उपेंद्र ने जो राजधानी बनाया था, राजधानी कैपिटल, इसे इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। इसने जो बच्चों राजधानी बनाया था उसे कहते हैं धारा नगरी। क्या नाम था दिए थे? धारा नगरी। इन्होंने जो राजधानी बनाया था उसका नाम क्या दिए थे? धारा नगरी। उसके बाद परमार वंश में जो योग्य शासक आया था, जो योग्य शासक बना, योग्य शासक, उसका नाम था राजा भोज। बहुत नाम सुने होते हैं, राजा भोज का नाम बहुत सुने होते हैं। कहते नहीं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी, नाम सुने हो ना, बहुत फेमस है। तो राजा भोज बहुत योग्य शासक थे। इसने क्या किया? इसने धारा नगरी को, धारा नगरी एक राजधानी था, तो इसने धारा नगरी को शिक्षा का केंद्र बनाया। आपको पता है हमारा जो जौनपुर मतलब जो जौनपुर है, हमारा अपना जौनपुर एक समय था कि हमारा ये जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शिक्षा का पहले जौनपुर माना जाता था, बहुत समय पहले। समझ गए ना? अब आज के समय में दिल्ली माना जाता है। पहले प्रयागराज था, फिर बाद में, अब तो फिर बाद में दिल्ली हो गया जो है यूपीएससी बेस पे। लेकिन पहले बहुत समय पहले देखा जाए तो जौनपुर की जो हिस्ट्री थी ना, जौनपुर को शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। समझ गए? तो जौनपुर क्या कहा जाता पता है? भारत का सिराज कहा जाता था। समझ गए? आपने कभी भी नाम सुना होगा, मतलब मुस्लिमों में ऐसा नाम दिया गया। सुनो इधर, जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया, ये मुस्लिमों ने कहा है। और तुमको बता दे, कहीं कहीं आपने सुना होगा कोई अपना स्पीच लेक्चर स्टार्ट करते होंगे जौनपुर में आकर, तो यहीं से स्टार्ट करते होंगे, सिराजे हिंद की सरजमी से, सिराजे हिंद की सरजमी से। समझ गए? तो जौनपुर को भारत का सिराज उस समय कहा जाता है जब शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। देखिए योग्य शासक क्या था? राजा भोज। राजा भोज ने क्या बनाया? शिक्षा का केंद्र किसको बनाया था? राजा भोज। शिक्षा का जो केंद्र बनाया था वो बनाया था धारा नगरी। धारा नगरी।
एक चीज बच्चों पता होना चाहिए, धारा नगरी में राजा भोज ने वहाँ संस्कृत यानी कि वहाँ संस्कृत राजा भोज ने वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना किया था, सरस्वती मंदिर की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे? यहाँ पे सरस्वती माता, मतलब देखिए जहाँ पे शिक्षा है वहाँ सरस्वती जी हैं भाई, शिक्षा जहाँ रहेगा वहीं सरस्वती जी रहेंगी। तो राजा भोज ने वहाँ पे सरस्वती मंदिर की क्या किया थे? स्थापना। हाँ, राजा भोज ने वहाँ पे सरस्वती मंदिर बनवाया था, मंदिर बनवाया। क्लियर? तो परमाणु वंश की बात, फिर देखो परमाणु वंश खत्म कर, फिर चालुक्य वंश आया। चालुक्य वंश के बाद परमाणु वंश देखो बहुत छोटा है, इसमें योग के शासक राजा भोज, उसके बाद खत्म, इसमें खास कुछ नहीं है। अब उसके बाद जो अगला जो वंश आता है चालुक्य वंश आता है। चालुक्य वंश मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे वीडियो आप देख लीजिएगा क्लियर। उसके बाद ध्यान, उसके बाद जो अगला वंश है चौहान वंश। चौहान वंश पढ़िए, इनके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार है, ध्यान सुनिएगा। चौहान वंश बहुत ज्यादा फेमस है। देखो बच्चों ध्यान सुनिए, चौहान वंश अगला, ध्यान सुनो। देखिए तो बच्चों अब आज आप पढ़ने जा रहे हैं चौहान वंश। ध्यान सुनिएगा, बहुत फेमस डायनेस्टी। स्कूल में लड़का था ना, वो अपना नाम लिखता था अंशु चौहान राजपूत। तो बता रहे हैं अभी चौहान वंश पढ़ो, इनकी बहुत फेमस कहानी है, उसके बाद देखते हैं। देखिए बच्चों चौहान वंश, एक चीज समझिएगा, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? बड़ी अच्छे समझते चलिए, बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन भी पेपर में आता है। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। कौन थे? ध्यान सुनिएगा, वासुदेव थे, ठीक ना। चौहान वंश के संस्थापक बच्चों कौन थे? वासुदेव थे, ठीक। इस चौहान वंश में जो सबसे योग्य शासक होता, सबसे योग्य, हाँ योग्य शासक, सबसे योग्य शासकों में अगर देखा जाए बच्चों चौहान वंश में, वह हुए थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ध्यान सुनिएगा। देखिए एक चीज आप जानते रहिए, इनका नाम पृथ्वीराज चौहान भी है, कई इनका नाम है, सब बता देते हैं। इनको पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, या पृथ्वीराज थर्ड भी कहते हैं, पृथ्वीराज थर्ड, सब नाम इसका जान लीजिए, ठीक। या इनको राय पिथौड़ा कहते हैं, राय पिथौड़ा, समझ गए। तो इनका ये सब नाम आप कहीं भी देखिए, पृथ्वीराज थर्ड कहिए, चाहे पृथ्वीराज चौहान को, चाहे राय पिथौड़ा कहिए, समझ गए, सब इन्हीं का ही नाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं पढ़ने से? अब हुआ क्या बच्चों, अच्छा इसमें देखा जाए तो जैसे वासुदेव संस्थापक थे, योग्य शासक पृथ्वीराज चौहान हुए, तो जो शासक अपने लाइफ में बहुत बड़े काम को करता है, जो कुछ नया करता है, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, युद्ध करता है, समझ गए, मतलब बड़े काम जो करते हैं उन्हीं का हिस्ट्री में नाम आता है, उन्हीं के बारे में लोग बताते हैं, समझ गए। तो पृथ्वीराज चौहान ने बहुत सारे मतलब युद्ध भी, बहुत सारे युद्ध किया विदेशी आक्रांताओं से, ठीक। तो इनके बारे में हम बताते हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिटेल से ध्यान समझिएगा। चौहान तो देखिए जो चौहान वंश में अब आप पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरा एकदम एक्सप्लेन से, केवल पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान, एक चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए चौहान वंश में जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में अब आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनके पिता का क्या नाम था? थोड़ा सा जानते रहे इनके ग्राउंड के बारे में। इनके पिता का नाम था बच्चों सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान। इनके पापा का नाम था सोमेश्वर चौहान, इनके पिता का नाम था। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था बच्चों कर्पूर देवी। क्या नाम था? कर्पूर देवी इनकी माता का नाम था। इनकी माता का नाम कर्पूर देवी, इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, ठीक। इनके नाना एक थे। देखिए इन लोगों का कैरेक्टर इसलिए बता रहा है कि नाना उन्हें समझ में आएगा क्यों हम लिख रहे हैं, यहाँ समझिएगा। इनके नाना का नाम था बच्चों अनंगपाल, अनंगपाल तोमर। इनके नाना क्या नाम था? अनंगपाल तोमर, समझ गए। अब वहाँ देखो तोमर, उससे न डरिए, मतलब कि वंश डायनेस्टी था, उससे नहीं। अनंगपाल तोमर मतलब इनका नाम था, काट थोड़ी है बात, समझ गए। तो क्या था बच्चों, ध्यान समझिएगा। तो पृथ्वीराज चौहान के पहले जो है पृथ्वीराज चौहान, देखिए जैसे ये अपने भारत का नक्शा है, आपका समझ लीजिएगा। इनका ये लोग कहाँ मतलब इन लोगों डायनेस्टी में, ध्यान सुनिए, देखिए समझो। तो बच्चों बता दें ये है आपका राजस्थान, ध्यान समझिए। ये क्या है आप इधर आपका राजस्थान पड़ता है, राजस्थान, ठीक। तो बच्चों बता दें आपको राजस्थान के अजमेर का, राजस्थान के अजमेर,
राजस्थान के अजमेर के रहने वाले कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक, इनके जो पिता थे सोमेश्वर चौहान, वो राजस्थान के अजमेर के ना शासक थे। राजस्थान में एक जिला है अजमेर, वहां के शासक कौन थे? सोमेश्वर चौहान। इनके जो नाना थे अनंतपाल तोमर, ये बता दे, जैसे यहाँ हरियाणा पड़ता है, इधर तो आपका ये हरियाणा है, हरियाणा जस्ट नीचे देखेंगे आपको दिल्ली मिलेगा। क्या मिलेगा? दिल्ली के, ध्यान सुनिएगा, इनके जो पिता थे, इनके पिता आनंदपाल, ये क्या थे पता है? दिल्ली के शासक थे। क्या थे? दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के सम्राट थे। तो क्या हुआ कि अजमेर के जो शासक थे सोमेश्वर चौहान थे, तो ये शासक थे। तो जो पृथ्वीराज चौहान तो कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर के रहने वाले थे। हालांकि रियल में देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? वो बाद में इवेंट हुआ, घटना घटा, इनके पिताजी अजमेर चले आए, अजमेर के शासक बन गए, समझ गए? तो अजमेर में ये लोग रहने लगे। लेकिन जन्म इनका कहाँ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। गुजरात आपका यहाँ पड़ता है, यहाँ ये क्या है आपका? गुजरात है। इनका एक्चुअल जन्म देखेंगे कहाँ हुआ था? गुजरात में। वो बाद में इनके पिता जो है राजस्थान में आ गए और अजमेर के क्या बन गए? शासक बन गए। तो यहाँ ये लोग रहने लगे, समझ गए? जैसे आज भी देखिए कुछ लोग जौनपुर में रहते हैं, बाद में चलकर दिल्ली में चले गए, वहाँ जमीन खरीदे, वहाँ रहने लगे। तो जन्म कहाँ हुआ व्यक्ति उसको देखता है। जन्म हुआ गुजरात में, बाद में कहाँ रहने लगे? अजमेर में अपने पिता के साथ रहने लगे। तो अजमेर में जब रहने लगे, बाद में आगे चलकर जब भी बड़े हुए, तो बाद में जब आगे चल करके दिल्ली के जो शासक थे कौन थे? अनंतपाल तोमर। अनंतपाल तोमर इनको क्या बना दिए? अनंतपाल तोमर जो पृथ्वीराज चौहान को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अगला उत्तराधिकारी मतलब समझते हो कि नहीं? जैसे कोई राजा है, अब उसका मतलब डेथ होने का कंडीशन आ गया, यानी कि अब वो शासन नहीं कर सकता है, तो वो अपने बेटे को या अपने मतलब कि अपने सगे संबंधियों में किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। अब हमारे बाद तुम शासन करोगे। वैसे पृथ्वीराज चौहान को शासन का भार किसने दिया? अनंतपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। क्लियर? अब दिल्ली का शासक कौन बन गया? पृथ्वीराज चौहान बन गए। कौन बन गया? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक बन गए। ठीक, अब यहीं पे एक घटना ये घटा, बच्चों ध्यान समझिएगा। यहाँ पे इस तरह ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बच्चों पढ़ता है आपका, जैसे इधर आपको पाकिस्तान पढ़ता है, इधर आपको क्या पढ़ता है? अफगानिस्तान पढ़ता है, ये पूरा क्षेत्र। जैसे यहाँ थोड़ा सीरियस करते हैं यहाँ पे। अब तो ये कल आप देख चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके बनाएंगे ना, थोड़ा ध्यान सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि इधर का जो एरिया पाकिस्तान है, ये आपका पूरा क्या पड़ता है? अफगानिस्तान, समझ गए? तो एक समय था कि अफगानिस्तान पे ये आपको क्या पड़ता है? इस तरफ पाकिस्तान, इधर क्या पड़ता है? अफगानिस्तान। तो एक समय था बच्चों, अफगानिस्तान में एक जगह है गौर। एक जगह का क्या नाम? गौर। जानते रहो तुम लोग, कैसे जानते हो? अफगानिस्तान में एक जगह है गौर। गौर का रहने वाला था, गौर का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? गौर का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान के गौर का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। बता दें बच्चों, उस समय अपना जो भारत था सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया, भारत के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होने के नाते उसको सोने की चिड़िया कहते थे। सोना बहुत ज्यादा था, पर्याप्त मात्रा था। भारत की चीज कभी नहीं थी उस समय, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो मोहम्मद गौरी ने सोचा क्यों नहीं हम अपने अफगानिस्तान को भी सोने की चिड़िया बनाते हैं। भारत सोने की चिड़िया है, तो इसके दिमाग में पूरा बात आना स्टार्ट हुआ। इसने सोचा एक काम करें, अगर यदि हम भारत पे आक्रमण करें, भारत पे अटैक करें और भारत पे अटैक करके दिल्ली पे कब्जा कर ले, तो फिक्स है कि वहाँ सोना धान खूब लूट करके अपने अफगानिस्तान को क्या बना देंगे? सोने की चिड़िया। इसके दिमाग में विचार आया, तो इसने अपनी सेना तैयार किया और इसने अपनी सेनाओं को मजबूत करके बढ़िया सेना तैयार किया और सेना तैयार करके अटैक करने के लिए कूच कर दिया कि हमें भारत पे आक्रमण करना है और जीतना है भारत को। तो उस समय क्या था? दिल्ली के शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि थे बच्चों। इनकी इस समय यहाँ भी इनके कवि थे, पृथ्वीराज चौहान की दरबारी कवि थे, बहुत फेमस कवि थे बच्चों। उस कवि का ज्यादातर रचनाओं भी पूछा जाता है, बहुत फेमस कवि थे।
इनके कवि का नाम था चंद बरदाई। ध्यान से नाम सुनना बच्चों, चंद बरदाई। बहुत फेमस कवि थे। इनकी जो पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक चंद बरदाई की लिख देते हैं। देखिए चंद बरदाई के बच्चों पुस्तक है, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है। चंद बरदाई की पुस्तक का नाम है बच्चों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक का नाम है? चंद बरदाई की पुस्तक। चंद बरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। क्लियर? अब क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करने के लिए आ गया। तो पृथ्वीराज चौहान पे जब अटैक करने के लिए आए तो सुनो, इसकी सूचना पृथ्वीराज चौहान को मिला कि मोहम्मद गौरी अपनी पूरी सेना सहित आ रहा है अटैक करने के लिए भारत में। तो पृथ्वीराज चौहान, देखो पृथ्वीराज चौहान एक बहुत योग्य शासक थे, बहुत बहादुर भी थे, और जो युद्ध करने आ रहा था ना, इसके पहले पृथ्वीराज चौहान इसको कई बार हरा चुके थे। मोहम्मद गौरी कई बार हराए थे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी आ रहा था अटैक करने के लिए, तो सूचना जब पृथ्वीराज चौहान को मिला, पृथ्वीराज चौहान ने कहा अच्छा ये बात है। इन्होंने भी अपनी सेनाएं तैयार किया, और इन्होंने भी अपनी सेनाओं को तैयार किया और कूच के लिए आदेश देते कि अब सेनाएं तैयार करके मतलब आक्रमण के लिए आदेश दिया है। तो मोहम्मद गौरी अपनी सेनाओं को ला करके कहाँ लगा दिए पता है? हरियाणा के तराइन। हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है तराइन। क्या नाम है? तराइन नाम का एक जिला है, ठीक ना। तो अब मोहम्मद गौरी अपनी सेना कहाँ लगा दिया? हरियाणा के ला करके तराइन में लगा दिया। इधर पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेनाएं कहाँ लाकर लगा दी? हरियाणा के तराइन। अब ये सोचो बच्चों, इसकी सेनाओं के यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत समय लगा होगा, सेनाएं थकी भी होंगी। पृथ्वीराज चौहान को बस कितना समय ये लगेगा यहाँ से पहुंचने में? देख रहे हैं नजदीक में है, हरियाणा के नीचे जब पड़ता है दिल्ली, समझ गए ना, इसे नजदीक में पड़ता है। तो कितने बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब इनकी सेना थकेंगी नहीं। उसकी सेना थक भी चुकी थी यहाँ तक आने में, और दोनों में हुआ भयंकर युद्ध, बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। और दोनों में ये घटना हो रहा था बच्चों 1191 को। कब हो रहा था? 1191 में। दोनों में इतना भयंकर युद्ध हुआ बच्चों। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। दोनों में जब भयंकर युद्ध हुआ, उस भयंकर युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित। और इसको पकड़ करके फिर कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। किसको? मोहम्मद गौरी को पकड़कर दिल्ली लाया गया। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे सुनो, ध्यान सुनिए, देखिए बच्चों, तो पृथ्वीराज चौहान सुनो, तो यानी कि मोहम्मद गौरी को पकड़कर दिल्ली लाया गया। तो 1191 में, ध्यान सुनिएगा बच्चों, 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का सुनो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? तो बच्चों को मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान। तो कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। क्या हो गया? पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ये क्या हो गया? हार गए। क्लियर? मोहम्मद गौरी हारा, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। 1191 ईस्वी में इनका टाइम पीरियड जाना ना 8 से 1200 तक। 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध हुआ। दोनों में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। और जब पृथ्वीराज चौहान जीत गए तो इसको बंदी बनाकर लाया गया दिल्ली के सभा में लाया गया, दरबार में। तो दिल्ली के दरबार में पृथ्वीराज चौहान अपने राज सिंहासन बैठे थे। इनके बगल में इनके जो दरबारी कवि थे वो बैठे थे, और भी इनके जो है सेना नायक वगैरह सब बैठे थे इनके दरबार में। तो उसको बंदी बनाकर ऐसे, पहले बंदी ऐसे बनाया जाता है, सिकड़े में कैदी को बंद कर दिया जाता है, जो जिसको अपने पराजित को सिकड़े में बांध करके लाया जाता है। हनुमान जी को कैसे सिकड़े में बांध करके लाया गया है वहां पे रावण के दरबार में, तो इसको भी सिकड़े में बांध करके लाए गए मोहम्मद गौरी को। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ऐ मोहम्मद गौरी, ये बताओ तुमको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो मोहम्मद गौरी क्या कर रहा है पता है? मोहम्मद गौरी ने कहा हमें छोड़ दिया जाए। तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने कहा, जब उसने कहा हमें छोड़ दिया जाए, तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि इसको छोड़ दे कि ना छोड़े। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये बताओ, जब तुमको इतना पता था, तुम मुझसे कई बार हार चुके, तुमको इतना पता था कि तुम इस बार भी हार जाओ, तो फिर तुमने आंख उठाने का साहस कैसे किया? इसने कहा कि इस बार हमको छोड़ दीजिए, माफी चाहते इस बार छोड़ दीजिए, फिर अगली बार से हम आंख उठाने का साहस नहीं करेंगे। तो इनके बगल में इनके कवि बैठे थे चंद बरदाई कहे महाराज इसकी बात में मत आइए, ये हमें बहुत धूर्तबाज अंदर से दिखता है। सुनो, मोहम्मद गौरी हमें बहुत धूर्तबाज अंदर दिखता है, अगर इसकी बातों में अगर आप आ जाएंगे तो फिर लगता है अटैक करेगा आपके ऊपर।
इसे छोड़िए मत, बार बार अटैक कर, आप इसको छोड़ क्यों रहे हैं? मोहम्मद गौरी ने कहा, पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि देखिए चंद बरदाई, आप हमारे कवि हैं, हम आपकी बातों का रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई शक्तिहीन व्यक्ति, पराजित हो गया व्यक्ति, ठीक ना, अगर अपना अस्त्र नीचे रख करके अगर हमसे माफी मांग लेता है तो हम चौहान वंश के हैं। चौहान वंश के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई पराजित व्यक्ति अस्त्र झुका करके अगर वो हमसे माफी मांग लेता है, फिर कहता है कि हमें अपनी गलती की माफी कर दीजिए, तो एक बार उसको हम जीवन दान दे देते हैं, जीवन दान एक बार देंगे। लेकिन अगर अगली बार ऐसी गलती इसने की है तो अगली बार जीवन दान नहीं देंगे, अगली बार इसको हम क्या देंगे? मृत्यु दंड देंगे। तो इन्होंने इसी वचन के नाते, चौहान वंश के वचन नाते उसको क्या किया? छोड़ दिया। क्या ठीक है मोहम्मद गौरी, आज तो हम तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार तुम आंख उठाकर कभी इस तरफ हमारी तरफ देखोगे नहीं। मोहम्मद गौरी ने कहा ठीक है महाराज, ठीक है। जैसे मोहम्मद गौरी छोड़ी ना, इसके अंदर द्वेष की भावना थी, निकला और तमतमाते हुए पहुंचा कहाँ पता है? जैसे इसको छोड़े कहाँ पहुंचे पता है? तमतमाते हुए कहाँ पहुंचे? पहुंचा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान पहुंचा, फिर उसके बाद अपनी पूरी गुस्से से अपनी सेनाओं को फिर बुलाया, अपने सेनापति की जो कुछ बचे उसे थे, उसके बाद फिर लगा अपनी सेनाओं को मजबूत करने अगले अटैक के लिए। कहा कि जब तक हम जीत नहीं लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, और इसने तो अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लग गया। अब इधर एक कहानी हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के इनके मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? मित्र थे। एक क्षेत्र पड़ता है बच्चों, मालवा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मालवा। तो पृथ्वीराज चौहान के एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे जिसका नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद इनके बहुत ही अच्छे मित्र थे पृथ्वीराज चौहान के। तो जब ये डंका बजा पूरे भारत में, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई, मोहम्मद गौरी को मार करके पृथ्वीराज चौहान ने भगा दिया भारत की धरती, समझ गए। उसके बाद इनके मित्र बहुत खुश हुए। इनके मित्र कहा वाह मित्र, वाह तुमने तो, आपने देखो कमाल कर दिया, विदेशी आक्रामक मार कर भगा दिया। और पृथ्वीराज चौहान की पूरे भारत में, तब पृथ्वीराज चौहान उस समय बहुत योग्य शासक थे, इनकी बहुत चर्चाएं थी। पृथ्वीराज चौहान और बड़े हैंडसम भी थे। पृथ्वीराज चौहान की पूरे भारत में क्या हो गया? डंका बजने लगा, पूरे भारत में इनके जलवा बिखर गए पृथ्वीराज चौहान के बारे में। उसके बाद क्या हुआ? जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। जयचंद की बेटी क्या नाम? संयोगिता। संयोगिता, इनकी बेटी का क्या नाम था? संयोगिता, जयचंद की बेटी का नाम। तो उस समय जयचंद की बेटी भी इनके बारे में पूरी पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि उसको मारकर भगा दिया, इतने बहुत बहादुर शासक है, योग्य शासक है, ऐसे मारे वैसे मारे, समझ के खूब सुनी इसके बारे में। आप संयोगिता के मन में एक अलग भाव आ गया पृथ्वीराज चौहान के बारे में। सोचिए अरे बाप रे, इतने बड़े शासक हैं, हम एक बार उनको देखना चाहते हैं। तो इसके पिता जयचंद ने कोई प्रोग्राम की पार्टी की है, तो उस पार्टी में अपने मित्र को, देखो ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे बच्चों, पृथ्वीराज चौहान। तुमको पता है बहुत घनिष्ठ मित्रता कभी कभी दुश्मनी में भी बहुत तगड़ी बदलती है और बहुत गहरी दुश्मनी हो जाती है। ये दोनों इतने अच्छे मित्र थे ना। इसकी बड़ी संयुक्ता थी, तो इसने एक पार्टी की, जयचंद ने एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में अपने मित्र को बुलाया। किसको? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के आसपास एकदम वीआईपी सेनानायक, सेनापति के आसपास खूंखार टाइप के सब पहुंचे। और जब पहुंचे तो पृथ्वीराज चौहान, अब देखो जब राजा महाराजा कहीं, सुनो, कोई एक राजा इधर, कोई एक राजा जब इधर ध्यान दो बच्चों, कोई एक राजा जब किसी राजा के घर जाता है ना, तो देखो उसका बहुत आदर होता है। और बता दे ऐसे, मतलब रामायण सीन में देखियो कि नहीं, ऐसे मतलब कोई राजा जब अदर राजा के यहाँ जाता है तो उसके ऊपर छतरी होती है, लोग ऐसे लेकर के चलते हैं उसके सम्मान। तो आए थे इनके ऊपर ऐसे लेकर के साइड साइड से सेनापति सब चढ़ रहे थे, आए तो इनके नाम पर गूंज हुआ कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान आपके यानी मालवा दरबार में पधार रहे हैं। इनके नाम पर बहुत तगड़ा गूंज हुआ। उसके बाद ये आए, उसके बाद उनके सब सेनापति वगैरह आ रहे थे, इनके साथ सिलेक्टेड सेनापति थे, आए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आ रहे थे संयोगिता जो है, ये अपनी सहेली से कही कि हम उनको देखना चाहते हैं, पृथ्वीराज चौहान को, कहाँ है? तो इसकी सहेली ने कहा वो आ रहा है उस गेट से, तुम देख सकते हो। वो गई ऐसे देखी, बहुत अच्छे नहीं देख पाई क्योंकि भीड़ लगा रहा था, कोई बहुत बड़े सम्राट आते भीड़ लगी रहती है, आदमी जो मंत्री होते हैं तो बहुत भीड़ लगती है, तो देख नहीं पाए अच्छे से। उसके बाद फिर ये जो है मतलब कि अंदर गए, दरबार में पूरा गए, एकदम बहुत अच्छे तरीके से इनका भव्य स्वागत हुआ। ये लोग भव्य स्वागत हुआ, अपना मतलब प्रोग्राम था, तो अपना सब एंजॉय वगैरह लोग किए। करने के बाद फिर ये पृथ्वीराज चौहान वापस गए। तो फिर उसके बाद संयोगिता के मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति प्रेम का भाव जाग गया। क्या जाग गया?
प्रेम का भाव। संयोगिता ने कहा कि वाह, इतना मतलब इतने हैंडसम व्यक्ति, ये इतने भारत के सम्राट हैं, इनका इतना नाम है। देखो लड़कियों में एक भावना गजब की होती है, लड़की हमेशा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को पसंद करती है, मजबूत व्यक्ति। मजबूत व्यक्ति मतलब जानते हो, मतलब जो पावरदार व्यक्ति है, पावरदार लड़कियों का हमें एक टेंडेंसी का स्वभाव है, वो पावरदार व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। ये पावरदार थे और संयुक्त मन में इसके प्रति प्रेम जाग गया। किसके प्रति? पृथ्वीराज चौहान के प्रति। उसके बाद क्या हुआ, ये जाकर एक कमरे में, एक दिन ऐसा हुआ, एक जाकर एक कमरे में रोने लगी। इसके पिताजी आए तो पूछे क्या, क्यों रो रही है, मतलब मेरी बेटी जो है। तो इसकी जो मतलब नौकरानी थे, उन लोगों ने कहा कि आपकी बेटी क्यों रो रही है, जाकर पूछ लीजिए। अब हम लोग नहीं पता, ये गए पूछे तो ये कहें एक काम, तो ये पूछने लगे तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं बता रहे थे। इन्होंने सोचा एक काम करते, मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो इसकी शादी कर दे, क्या दिक्कत है, शादी कर दे, ये भी अपने घर जाए जो है। तो इन्होंने इसके लिए वर ढूंढना स्टार्ट किया। तो राजा महाराजाओं के समय पहले वर ऐसे थोड़ी ढूंढते थे। इन्होंने जो है, इन्होंने स्वयंवर सभा का आयोजन किया। जितने बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े राजा थे, वो स्वयंवर सभा का आयोजन करते थे। उस स्वयंवर सभा में शक्ति प्रदर्शन होता था। उस स्वयंवर सभा में मतलब कि इनकी बेटी, जैसे राजा महाराजा आए रहेंगे, इनकी बेटी जिसकी गले में माला डाल देगी वही उसका क्या हो जाएंगे, पति चुन ले जाएंगे, उन्हीं से उनकी शादी हो जाएगी। क्लियर? तो इसके पिता ने स्वयंवर सभा का आयोजन किया और उसका डेट रखा कि इस तारीख को स्वयंवर सभा का आयोजन होगा। और सभी राजा महाराजाओं को उन्होंने क्या किया, मतलब इनवाइट करना स्टार्ट किया। तो उस समय क्या हुआ था, इसकी बेटी को जब पता चला कि हमारा स्वयंवर सभा का आयोजन होने वाला है, तो इसकी बेटी ने कहा, इसकी बेटी ने खुलकर अपने पिता को बता दिया, देखिए हम जो है पृथ्वीराज चौहान से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी शादी करना चाहते हैं। इसके पिता उसी समय गुस्से से लाल हुए। इसके पिता ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए हम तुम्हारी शादी अपने मित्र से तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एक संयुक्त ने कहा नहीं हम करेंगे, तो उसकी शादी करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। तो अड़ गई ये भी और इसके पिता भी अड़ गए। तो इसके पिता उस समय बहुत गुस्सा आ गए। इसके पिता तुरंत स्वयंवर सभा का आयोजन किए और पृथ्वीराज चौहान को न्योता भी नहीं भेजे। अलग राजाओं को इन्वाइट किए, पृथ्वीराज चौहान को इन्वाइट नहीं किए। उसके बाद क्या हुआ पता है, सारे राजा महाराजाओं को इन्वाइट किए, डेट फिक्स हुआ। अब संयुक्त को पता चला कि उनको इन्वाइट नहीं किया, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। संयोगिता की एक बड़ी सहेली थी उस समय। संयोगिता ने चिट्ठी लिखा ऐसे करके, संयुक्त ने ऐसे करके चिट्ठी लिख दिया। चिट्ठी लिख करके अपने सहेली को पकड़ाया, कहें कि ये हमारे तरफ से ये चिट्ठी जाकर पृथ्वीराज चौहान को दे दीजिए और कह दीजिएगा इस दिन स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ है और उस आयोजन में जरूर उपस्थित होंगे, क्योंकि माला तो हम इन्हीं के गले में बनाएंगे और किसी गले में नहीं बनाएंगे। उसके बाद जब उसकी सहेली मतलब उसकी जो सहेली थी उसकी शादी हो गई थी, तो वह सहेली मतलब किसी के माध्यम से भिजवा दी चिट्ठी। और जब चिट्ठी भिजवाई तो पृथ्वीराज चौहान पढ़ी चिट्ठी, उसमें संयुक्त पूरा लेटर लिखा। पृथ्वीराज चौहान कह रहे वाह क्या बात है, मतलब जिससे शादी होना खुद ही भेज दिया। पृथ्वीराज चौहान तुरंत कहे अपने सिलेक्टेड सेनापति को स्टार्ट किए, एकदम 4-5 एकदम खुखार 4-5 सेनापतियों की एकदम सिलेक्ट किए, वीआईपी सेनापति जो एकदम पकड़ते बस गर्दन में उड़ा दें। वीआईपी सेनापति सिलेक्ट किए, सब सेनापति 4-5 सेनापति सिलेक्ट हुए, अपना रथ निकलवाए, वीआईपी एकदम रथ पे बैठे निकल पड़े। कहाँ पहुंचे, मालों के लिए कूच कर गए। अब मालों में उस दिन स्वयंवर सभा था, स्वयंवर में सारे राजा महाराजा उस दिन उपस्थित हो गए थे, पूरी तरीके से एकदम भीड़ लगी हुई थी, पूरा एकदम बीचों बीच में। अब यहाँ किसको बुलाया गया, जयचंद को यहाँ बुलाया। जयचंद राजा था, वो राजा एकदम मेन पे बैठता है, साइड में क्या बैठते हैं, मतलब जो मेन राजा है वो यहाँ बैठेगा जिसकी बेटी है, और जो अन्य राजा आए थे इसके सम्मान में जिससे शादी होना था वो सब राजा साइड में खड़े थे, मतलब खड़े हो गए। फिर उसके बाद जब राजा बैठे तो उसके बाद सभी राजा भी उसके साथ क्या होकर बैठ गए जयचंद के साथ। उसके बाद इसकी बेटी को बुलाया गया, जयचंद ने अपनी बेटी को बुलाया, माला रखा गया था। जयचंद ने अपनी बेटी को बुलाया, कहा कि इन सभी राजाओं में से जो राजा तुमको सबसे ज्यादा पसंद है, जिस राजा को तुम बहुत ज्यादा पसंद करोगे, जाओ तुम जिस राजा के गले में माला पहना दोगे उसी राजा तुम्हारी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। और सब अच्छे किस्म के राजा आए थे। तो इस संयोगिता आई और इसने बहुत गंदा काम किया था जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती के लिए उसका एक पुतला बनाकर वहीं खड़ा कर दिया था। किसका, पृथ्वीराज चौहान का पुतला बना खड़ा किया था, ताकि संयोगिता उसकी बेइज्जती समझ के उस पर माला न पहने। उसके बाद क्या हुआ कि संयोगिता आई, वो गई मतलब माला ऐसे पहनाने के हर एक राजा के पास। अब जिस राजा के पास खड़ा हो रहे कौन करिया एकदम भुजंगा टाइप का, कौन एक आग काना देख इसको नहीं पहना है, वो बढ़ती चली गई थी नहीं पहना है। उसके बाद जहाँ पृथ्वीराज चौहान के जहाँ पुतला खड़ा था ना उसके पास जाकर रुक गई। अब वो वेट कर रहे अब आवे पृथ्वीराज चौहान, अब आवे भेजे थे लेटर, अब आवे।
तब वो वेट कर रहे थे वो जो है पृथ्वीराज सुनो वो पुष्पवत कैसे ज्यादा मारा पाए। तब तक पृथ्वीराज चौहान आगे से पुतला हटा दिए। सब लोग आश्चर्य भर के सारे राजा महाराज देखते ये कौन आ गए एकदम वीआईपी टाइप का लेव करके ये कौन आ गया। उसके बाद ये संयुक्ता देख के खुश हो गई। संयुक्ता ने तुरंत पृथ्वीराज चौहान को माला पहना दी। पृथ्वीराज चौहान तुरंत माला पहन दी और माला पहनने के बाद पृथ्वीराज चौहान के जितने सेनापति थे ना तुरंत पृथ्वीराज चौहान उसका हाथ पकड़ कर अपने तरफ कर लिए और इसके सारे सेनापति एकदम सभी पहले तो इसके सेनापति कूद गए ना जयचंद जयचंद बैठा उसके पहले गर्दनों पर लगा दी तलवार। गर्दन तलवार लगा जैसे जयचंद के गर्दन की तरफ तलवार लगा ना सारे राजा महाराजा अपना तलवार लेकर खड़े हो गए। तुरंत इसके जो सेनापति थे ना वो आगे एकदम मतलब पृथ्वीराज चौहान के आगे खड़े हो गए तलवार लेकर जो यहाँ पे आएगा उसको काट दिया जाएगा। और अब देखते हैं कि कौन मतलब ये जिसके पास क्षमता है तो वो आए रोक ले। फिर पृथ्वीराज चौहान भरे दरबार पूरा आयोजन मतलब भरे दरबार पूरा उद्घोष कर दिए। कहें कि देखिए संयोगिता ने मुझे पसंद किया है, संयोगिता ने मुझे माला पहनाया है, आज से हम उसके पति हुए और उसके पति होने के नाते मैं ये उद्घोष करता हूँ कि जिसके बाहु मतलब जिसके भुजाओं में बल है तो वो आकर के यहाँ पे रोक ले। ये कहकर जो है संयुक्त को लेकर वहां से निकल पड़े और जैसे वहां से निकल पड़े किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसको पीछा कर सके। उसके बाद जितने राजा थे ना राजा महाराजा सब सेनापति भी उसके साथ निकल पड़े। सारे राजा महाराजा जितने उसके दरबार में आए थे ना मालवा के दरबार में जयचंद के दरबार में सब जो है जयचंद के ऊपर थूक करके धिक्कार है तुम्हारे ऐसे बाप पर। बताओ तुम्हारी बेटी का जो पहले सेटिंग था तो तुम गंदे कहे कि हमको यहाँ के बुला दिए जो है इतना उसको धिक्कार दिए इतना अच्छा एक बार जयचंद एकदम सर से झुक गया। अब तुम सोचो किसी की बेटी है और उसकी बेटी खुलेआम ऐसा काम कर दे तो बताओ स्वयंवर सभा क्यों तुम बुलाए थे। इतने राजा महाराज सुनो इतने राजा महाराजा आए थे सबका क्या होगा मान सम्मान पूरा पानी हो गया। इतने राजा महाराजा बेचारे पानी पी कर रह गए जो है। अब सोचो कि अरे तो जयचंद कितनी उन्हें बेइज्जती की थूक करके चले गए। जयचंद गुस्से से एकदम लाल हो गया। जयचंद पागल होगी उठा फेंक दिया कहा कि आज तुम नहीं छोड़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तुम मेरे दोस्त थे आज तुम मेरे दुश्मन तो बने ही थे सबसे बड़े दुश्मन तुम आज मेरे बन गए। अब या तो हम रहेंगे या तो तुम ही आज के बाद आओगे। जयचंद रुका थोड़ी अब इतनी चीज की इतनी बेइज्जती हो जाएगा रुकेगा जयचंद का छोड़ेंगे नहीं तुमको पृथ्वीराज चौहान। जयचंद उठा सुनो उठा डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया ध्यान सुनो। जयचंद उठा डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया पहुंचा अफगानिस्तान मिलाया हाथ मोहम्मद गौरी से कहा मोहम्मद गौरी आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। कहा क्यों तुम मेरे दोस्त हो। कहा कि पृथ्वीराज चौहान तुम्हारा भी दुश्मन है पृथ्वीराज चौहान मेरा भी दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ दोस्त हुआ यानी पृथ्वीराज चौहान मेरा भी दुश्मन पृथ्वीराज चौहान तुम्हारा भी दुश्मन इसलिए आज से हम तुम्हारे दोस्त हुए और पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारी खुफिया जानकारी हम देंगे। तुम अटैक करो पृथ्वीराज चौहान को मारो और मार करके पृथ्वीराज चौहान से बदला लो क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत घिनौना काम किया है। तो पहले तो ये तो बड़े आश्चर्य पड़ गया कौन मोहम्मद गौरी पहले तो आश्चर्य पड़ गया ये कोई चाल में हमको नहीं बजा रहा। फिर बाद में सोचा जब इसने कहा कि तुम बताओ हुआ क्या पहले। इसने अपनी बेटी के बारे में सब कहानी बता दी। मोहम्मद गौरी ने फिर अंदर सोचा ये काम करते हैं है तो ये भारत का ही राजा और था ये क्या इनका मित्र था तो इनके बारे में पूरी जानकारी जयचंद को पता ही होगा कैसे युद्ध हम जीत सकते हैं पूरी खुफिया जानकारी होगा। एक काम करते हैं जयचंद अब हाथ मिला ही है तो इनका थोड़ा सा साथ दे दे और पृथ्वीराज चौहान को पहले मार दे। मारने के बाद फिर पूरे भारत का राजा कौन बन जाएगा मोहम्मद गौरी। जब हम पूरे भारत का राजा बन जाएंगे फिर इनको निपटाने में कितना देर लगेगा। इसने ये चीज दिमाग में सोचा और दिमाग में सोच करके कहा हाँ जयचंद हाँ तो तुम हमारे सच्चे मित्र हो गए। जयचंद क्या बड़ा देर लगा कहे अरे यार हम तुम्हारे बारे में और भी चीजें सोच रहे थे बहुत अच्छे तरीके। जयचंद को समझ नहीं आया कि ये इनको गधे को इतना नहीं पता लास्ट में हम भी मारे जाएंगे। गए वो दुश्मन से अच्छा बताओ कोई विदेशी तो तुम क्या पहचानेगा वो विदेश कराने वाला बाहर कराने वाला आएगा तो पहले किसको मारेगा मारने पर तुम पूरे भारत पे कब्जा कर जो पूरे भारत पे कब्जा करेगा तो तुम बचे रहोगे वहां पे तुमको भी मारेगा वहां पे। उसके बाद हाथ मिला दिया जयचंद सोचो वाह ये तो मेरा दोस्त बन गया। बुद्धूराम को पता नहीं था दोस्त बना लिए। अब इनका जब दोस्त बना ये दोनों मिलकर सुनो इधर सब 1192 बात ध्यान में देखो 1192 फिर हुआ तनाइन का प्रथम युद्ध। जयचंद अपनी पूरी सेना किसको दिया मोहम्मद गौरी को दिया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी खुफिया जानकारी बताया कैसे पृथ्वीराज चौहान को हरा सकते हो कैसे हरा सकते हो इनकी कमजोरी क्या है वो हर चीज बता दिया। अब सोचो पृथ्वीराज चौहान इस समय क्या है जयचंद के दामाद है। सोचो जयचंद की बेटी कहाँ है पृथ्वीराज चौहान के पास है।
सोचिए इसके दिमाग में इतना नहीं आ रहा कि हम किसको मरवाने जा रहे हैं, अपने दामाद। और बाद में जब पूरे भारत पे कब्जा करेगा मोहम्मद गौरी, मेरी बेटी को क्या बनाएगी, इनको यूँ नहीं पता है, नौकरानी बना के रखेगा, ये सब पता नहीं। लेकिन अभी देखो साथ दे दिए, अब साथ दे दिए दोनों लोग मिलकर 1192 में अपनी पूरी इसको सेना दिए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी खुफिया जानकारी बताए। तो देखिए, तो इनको पता था, इन्होंने पूरी सेना दी, पूरी खुफिया जानकारी दे दी। उसके बाद हुआ फिर इसने सुनो, इसने अपनी पूरी सेना से सुनो, पृथ्वीराज ये मोहम्मद गौरी जयचंद दोनों ने मिलकर ये सब चीजें हम लोग उठा लेंगे।